हेलो एवरीबॉडी। आज ना हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, सो आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन टू इट. Today we will be talking about the most important Supreme Court judgments that will help you through your exams. प्लीज याद रखिएगा कि लॉ के एग्जाम्स में ऑब्वियसली जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते. एंड आई एम हेयर टू एक्चुअली गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट cases that have come up in the past in the Supreme Court. I will also be talking about the various recent judgments that are very, very important for you. So let's get started already. आप देख सकते होंगे हमारा जो यहाँ पे पहला केस लिखा हुआ है वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का. ये आप केस देख सकते हैं 1967 का है एंड इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी. और वो क्या बोली गई थी? दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. देखिए, आप भी जानते होंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में फिट होते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो कि केशवानंदा भारती केस से आया था, उसमें ये बहुत क्लियर कर दिया गया था कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड एक्चुअली वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी. तो अब आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि गोलकनाथ केस में एग्जैक्टली यही बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप ऐसे अमेंड नहीं कर सकते हैं. अमेंड का मतलब है कि कोई भी तरीके का चेंज आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं ला सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में. एंड ऑफ कोर्स द मेन रीजन बिहाइंड द सेम वाज दैट इट इज समथिंग दैट वाज intrinsic, that was very important in our Indian constitution, and the parliament cannot be given the power to change or to make amendments just like that in that important segment of your constitution. आप देख सकते हैं इसमें एक अगला पॉइंट लिखा हुआ है दैट इट एक्टेड एज अ प्रीकर्सर टू योर केशवानंदा भारती केस. ये समझते हैं कि ये क्यों लिखा है हमने. अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक केस लॉ है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का. अगर आप ईयर देखेंगे तो इसका ईयर है 1973. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रह चुका है आप सबके लिए. द मेन रीजन बिहाइंड द सेम इज दैट it has laid down very clearly that the basic structure of the constitution cannot be amended under any circumstances. Of course, I'm not saying that the constitution is that rigid in nature that you cannot make amendments. Of course, making amendments is a possibility because that will help us to keep updated about the recent changes that are happening in the society. ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी चेंजेस ही नहीं करने हैं, because that way obviously the constitution will become irrelevant after a point of time. There comes a change when it is needed, right? But of course it should not mean that you are going ahead to change everything in the constitution, because that will be something that will be not fair for the makers of the constitution. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी गया था तो भी मेकर्स के माइंड में ये बात जरूर होगी कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो चेंज नहीं हो, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो ही चेंज हो गया, वो बेसिक नेचर ही चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो शायद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई भी मतलब नहीं बचेगा. सो सिमिलरली मैं आपको बता देती हूँ कि केशवानंदा भारती में कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे जिनके तहत बोला गया था कि आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स योर फंडामेंटल राइट्स. इट इंक्लूड्स योर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से parliamentary form of government, secular nature of the constitution.
these are certain basic things that cannot be changed and that should not be changed because ये एक basic idea दिखलाता है कि हमारी इंडिया किस तरीके से रन होती है या हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से रन होती है। तो अगर हमने यही चेंज कर दिया तो एनीवे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे वो फेल हो जाएगा। तो यही आपको दिखेगा केशवानंदा भारती में कि यहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि देखिए आर्टिकल 368 तो आपके पास है ही है, ये पावर तो हमने आपको दी हुई है कि आप चेंजेस ला सकते हैं। विच आर्टिकल इज रेलिवेंट? आर्टिकल 368, राइट। उसमें हमारे 3 टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। वो 3 टाइप के अमेंडमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी and amendment by special majority plus ratification of states। तो ये 3 टाइप के amendments उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट हाँ उसके अलावा हमने वहां पे ये भी बोला हुआ है कि आप तब भी इस प्रोसीजर के थ्रू भी आर्टिकल 368 के थ्रू भी बेसिक पार्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप अमेंड नहीं करेंगे। तो केशवानंदा भारती एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एंड एक और आपको फैक्ट बताती हूँ मैं यहाँ पे कि केशवानंदा भारती में एक्चुअली सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। यू हैव एनी आइडिया कितने जजेस थे उसमें? It had 13 judges on its bench. So you can imagine this was the biggest judgment ever made and it runs into more than 1000 pages. So I hope you can now understand the relevance of this judgment. Then the next case is Menaka Gandhi versus Union of India. अब इस केस में ना एक्चुअली होता क्या है कि मेनका गांधी जी उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया जाता है। पासपोर्ट इंपाउंड करने का मतलब है कि उनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है पासपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा। Obviously, she was not happy with this and she has claimed in the courts that her fundamental rights have been violated। यहाँ पे इन्होंने 3 जो हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करी है। वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं हम अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारे वो 3 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके तहत वो ये कहती हैं कि देखिए मेरा तो आपने फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट किया है एंड माय पासपोर्ट शुड बी गिवन बैक टू मी। उनका कहना यहाँ पे ये था कि उनका राइट टू इक्वलिटी पहले तो वायलेट हुआ है, फिर उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू मूवमेंट भी यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच अलाउज यू टू ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो, वो भी यहाँ पे वायलेट हुआ है। अब ऑब्वियसली ये एक केस ऐसा था जहां पर पासपोर्ट अथॉरिटीज को बोला गया था कि वो बिना किसी वैलिड रीजन के किसी का पासपोर्ट इंपाउंड नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ना एक और थी, प्रॉब्लम ये भी थी यहाँ पे कि जो हमारा पासपोर्ट से रिलेटेड लॉ था उसमें ना ये बोला गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में किसी का भी पासपोर्ट जो है वो आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत ही ज्यादा वाइड टर्म है, बहुत ज्यादा ओपन एंडेड टर्म है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे समझना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट वाले प्रोविजन पर भी एक क्वेश्चन उठ गया था कि व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इवन डिफाइंड इन द एक्ट, देन हाउ कैन वी एक्चुअली इंश्योर दैट नो इन दिस केस द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड इन द अदर केस पब्लिक इंटरेस्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो ये ना एक बहुत मेजर कंफ्यूजन थी। इसी वजह से यहां पर कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया है जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहली चीज तो आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया है और उन्होंने बोला है दैट राइट टू लाइफ विल इंक्लूड राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस, सिंपली मीनिंग कि उनका पासपोर्ट उनको वापस कर दिया गया था,
ठीक है, तो ये छोटा सा एक केस है जो आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, तो आप इसका ईयर भी थोड़ा याद रखेंगे, दैट इज इन द ईयर 1978. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट के टुवर्ड्स, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम एंड इसका ईयर आप देख सकते हैं वो है 1985. Before I move forward with the case, let me tell you that it is also known as the Shahabano Begum case. ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, तो इसीलिए हम इसको इस नाम से भी पहचान सकते हैं, दैट इज द शाहबानो बेगम केस. पहले थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जजमेंट पे. होता क्या है कि एक लेडी है एंड शी इज मोर देन 65 years. एंड उनके हस्बैंड जो कि मोहम्मद अहमद खान है, वो उनको एक रात किसी झगड़े के वजह से ट्रिपल तलाक दे देते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं. इट हैपेंड आफ्टर मिडनाइट and the lady did not have any means of sustenance. I hope you understand the concept of triple talaq. ये फैमिली लॉ का केस है, तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि ट्रिपल तलाक क्या होता है. ट्रिपल तलाक का मतलब होता है कि आप किसी को तलाक दे रहे हैं, आप किसी को डिवोर्स दे रहे हैं, मैरिज को टर्मिनेट कर रहे हैं, बट वो यूनिलैटरली हो रहा है, यानी कि हस्बैंड वाइफ को ही ट्रिपल तलाक दे सकते थे. एंड मोर ओवर द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इशू वॉज दैट द मैरिज विल कम टू एन एंड इमीडिएटली. मैरिज इमीडिएटली खत्म होती है. जैसे कि शायद आप बाकी अगर फैमिली लॉ पढ़ चुके हैं या फिर आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पे देख पाएंगे कि बाकी डिवोर्स के केसेस में एक टाइम पीरियड दिया जाता है जहां पार्टीज रिकंसाइल कर सकती हैं. ठीक है, पार्टीज जब रिकंसाइल कर सकती हैं तो यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं एक स्कोप होता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे चीजें ठीक हो जाएंगी. ट्रिपल तलाक में ऐसा नहीं होता है. तो ऐसे ही एक रात को इनके हस्बैंड ने, दैट इज शाहबानो बेगम के हस्बैंड ने, उनको बाहर निकाल दिया. खैर, यहाँ पे ट्रिपल तलाक तो उतना मेजर इशू नहीं था. मेजर इशू ये था कि ये जो लेडी हैं, इनके पास कोई मीन्स ऑफ सस्टेनेंस नहीं था. एंड एक चीज मैं और बता देती हूं कि मुस्लिम लॉ में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक दी जाती है. ITTAT. अब इद्दत क्या होता है? इद्दत एक पीरियड ऑफ सेक्लूजन होता है जिसमें कि वाइफ को एक टाइम पीरियड के लिए अकेले रहना होता है. अकेले मतलब कि बेसिकली ये होता है कि वो किसी भी मेल के कांटेक्ट में नहीं आ सकती हैं, वो उस टाइम पे किसी और से मैरिज नहीं कर सकती हैं, एंड ऐसे कुछ प्रोविजंस उनके लॉ में दिए हुए हैं. ये इद्दत डिवोर्स के टाइम पे एक्सटेंड करता है 3 months के लिए. तो यानी कि 3 months के लिए उनको ये पीरियड ऑफ सेक्लूजन में रहना था. एंड उनको जो मेंटेनेंस है, यानी कि उनका जो खर्चा पानी है, वो भी उन्हें सिर्फ 3 months के लिए ही मिलना था. किससे मिलना था? उनके हस्बैंड से. दिस इज व्हाट द लॉ सेज. लेट मी टेल यू हियर दैट द हिंदू लॉ डज नॉट से दिस. द हिंदू लॉ हैज लेड डाउन दैट द मेंटेनेंस कैन बी पेड to the female or to the male, because in Hindu law both of them can claim maintenance. It simply says that you can claim maintenance till your second marriage or till the time the person is alive. Okay, वहां पे तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं. एंड यहाँ पे बोला हुआ है कि आप 3 months के लिए ही मेंटेनेंस ले सकते हैं. अब 3 months के लिए मेंटेनेंस लेने का मतलब क्या हुआ कि अब 3 months के बाद उनके लिए एक स्ट्रगल भरी जिंदगी होगी. बिकॉज सी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली. हैड इट बीन शी वुड have been a young lady, then of course the situation would have been different, because she would have earned, she would have found a way to obviously earn or to do something about her financial stability. At this age, that is 65 years with 5 children, she did not have, of course,
anybody to support her from her family, because obviously the family after so many years will withdraw. Then more importantly, she did not have any means to earn, and this was not the time, this was not the age where she could take up any job and arrange some financial needs for herself. So this is why this provision was in a lot of debate, that why are we saying that maintenance should only be provided for 3 months? Why can't it be extended for a longer period of time? So this exactly was taken up by the court, and the court has clearly laid down that yes, in this case the female can avail section 125 of CRPC. Section 125 of Criminal Procedure Code 1973, she could avail the provisions and she could claim maintenance till her lifetime. आप ये सोचोगे कि मैम बट फैमिली लॉ में तो ऐसा भी तो होता है कि फैमिली लॉ में अगर आप गवर्न होते हैं तो पर्सनल लॉ ही आप पे अप्लाई करता है.